तो हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज की सीरीज में बात करने जा रहे हैं जूलॉजी का एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने से पहले हम तुमको दो बातों को क्लियर कर दें कि टिश्यू क्या होता है बेटा। तो बहुत शॉर्ट में, टिश्यू मल्टी सेलुलर एनिमल में पाया जाता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance performing a specific function called tissue. And on the behalf of tissue has been divided into four categories. One is epithelial, second one is connective tissue, third one is muscular tissue, and fourth one is nervous tissue. So epithelial tissue is originated from the ectodermal, mesodermal as well as endodermal, and function of the epithelial tissue is secretion, filtration or protection. Now come to the connective tissue. Connective tissue originated from the mesodermal and the main function is to support. Muscular tissue is also originated from the mesodermal and the function is movement and locomotion. And the last one is nervous tissue. Nerve tissue is originated from the ectodermal and the function is control and coordination. Now अब हम लोग बात करते हैं अपने आने वाले क्वेश्चंस की। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हमारे लिए। पहला क्वेश्चंस हमारा क्या बोल रहा है, इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जरा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ो जरा, कि इपिथेलियल टिश्यू का बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है लाइपोप्रोटीन का बना होता है, बिल्कुल भी नहीं बना हुआ होता है। पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, बिल्कुल नहीं बना होता है। फिर किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, लेकिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड के साथ साथ यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन की भी प्रेजेंस पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा ना हो करके क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। अब ये तुम किस बिहाफ पे कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होने के लिए तुमको यहाँ पे पॉइंट समझना होगा कि जो इपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं, इपिथेलियल टिश्यूज की सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है, पहला पॉइंट तो तुम यहाँ लिखोगे नॉन सेलुलर होते हैं ये बेटा, नॉन सेलुलर होते हैं। दूसरा, जो इपिथेलियल टिश्यूज हैं वो एवैस्कुलर होता है। इपिथेलियल जो टिश्यू है वो क्या होता है, एवैस्कुलर होता है। तो यहाँ पर बात को लिखना पड़ेगा, इपिथेलियल टिश्यू जो है ये कैसा है, एवैस्कुलर है, एवैस्कुलर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस एवैस्कुलर में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगी। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पिछली बात को, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि नर्व टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, नर्व टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात जो है जस्टिफाई कर रही है कि इसका आंसर क्या होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन का ये बना हुआ होता है। दूसरा क्वेश्चन, जर्मिनल इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ। जर्मिनल इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ किसकी होती है। अब तुमको ये चीज समझना होगा कि जब जर्मिनल इपिथेलियम, तो जर्मिनल इपिथेलियम जर्म की बात कर रहा है। तो जर्मिनल इपिथेलियम बेसिकली जो बनी हुई होती है, जो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम बनेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू को अगर तुम देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे, किसको देखोगे, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू को, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू को अगर तुम देखो, तो सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू जो होते हैं वो नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल होते हैं, नॉर्मल सेल्स होती हैं, नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल जिसको बोलते हैं, नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। और ये कहाँ पाई जाएंगी, ये जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये कई जगह पाई जा सकती हैं। सबसे पहले तो नेफ्रॉन में पाई जाएगी। अब क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन में कहाँ पाई जाएगी, तो नेफ्रॉन में आपको मिल जाएगा असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। दूसरा कलेक्टिंग डक्ट मिल जाएगा,
तीसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिल जाएगा। इसके अलावा थायराइड फॉलिकल में भी ये देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं? थायराइड फॉलिकल में देखने को मिलेंगी, ये थायराइड फॉलिकल में देखने को मिल जाएंगी। तीसरा पॉइंट इसमें जो कहाँ पे मिल जाएगी, ये पैंक्रियाटिक डक्ट में भी देखने को मिलता है बेटा। क्या मिलेगा? पैंक्रियाटिक डक्ट में भी ये तुम्हें देखने को मिलेगा। और एक कहीं और मिल जाएगा, स्मॉल डक्ट ऑफ ऑल ग्लैंड्स, स्मॉल डक्ट ऑफ ऑल ग्लैंड, यहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है कि इनर लाइन ऑफ वजाइना इज कंपोज्ड ऑफ। देखो बेटा बड़ा सिंपल सा रीज़न है यार इसका, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। इनर लाइन ऑफ वजाइना जो कंपोज्ड होता है उसका सीधा सीधा आंसर तुमको देखने को मिलेगा। उसकी वजह बता देंगे भी आपको क्या वजह होगी। इनर लाइन ऑफ वजाइना इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैटिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम का ये बना हुआ होता है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका लॉजिक क्या है? तो कंपाउंड एपिथेलियम को तुम जब देखोगे, किसको देखोगे? कंपाउंड एपिथेलियम को जब तुम देखते हो, जब तुम पढ़ते हो, तो इसको हम सिंपल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं स्ट्रेचेबल, एक बोलते हैं नॉन स्ट्रेचेबल। एक क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रेचेबल बोलते हैं। एक स्ट्रेचेबल और एक नॉन स्ट्रेचेबल। अब नॉन स्ट्रेचेबल में तुम जब देखोगे तो नॉन स्ट्रेचेबल में तुम पाओगे कि यहाँ पर स्ट्रैटिएटेड स्क्वैमस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रैटिएटेड स्क्वैमस टिश्यूज पाए जाते हैं। स्ट्रैटिएटेड स्क्वैमस टिश्यूज पाए जा रहे हैं। अब इन स्ट्रैटिएटेड में भी 2 पाए जाते हैं। एक पाया जाता है केराटिनाइज्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ, केराटिनाइज्ड पाया जाता है, और एक पाया जाता है नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड। अब केराटिन में तो तुम्हारे लिए एग्जांपल में देखने को मिलती है स्किन देखने को मिलती है, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड की जो कैटेगरी है इसमें 2-3 चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या मिल जाएगा मैं लिख देता हूँ एग्जांपल के रूप में। सबसे पहला मिल जाएगा ओरल कैविटी मिल जाएगा, फेरिंग्स मिल जाएगा, ओरल कैविटी मिल जाएगा, फेरिंग्स मिल जाएगा। फेरिंग्स के साथ साथ तुमको मिल जाएगा इसमें एनल कैनाल मिल जाएगा। फेरिंग्स में अपर एरिया लिख लेना बेटा, अपर एरिया। ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ याद रखने पड़ेंगे तुमको। एनल कैनाल देखने को मिल जाएगी, एनल कैनाल देखने को मिलेगी, प्लस लास्ट ऑप्शन जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है वजाइना, तो इसमें किसका होगा? इनर लाइन ऑफ वजाइना इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैटिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, आई होप ये तुमको आंसर क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्रेटरी पार्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ। तो सेक्रेटरी जो पार्ट है स्वेट ग्लैंड का वो किसका कंपोज्ड है, मतलब इसमें कौन सा कंपोज्ड होता है? तो आंसर आप इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, इसमें बहुत बेसिक सा आंसर है इसका, दैट इज कॉल्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसमें ये आंसर आप लगा करके चले आएंगे चुपचाप इसमें, क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब इस देखो स्वेट ग्लैंड है, अगर तुम इसमें बात करें कि इसमें मॉडिफिकेशन की बात, देखो स्वेट ग्लैंड है तो सिक्रीशन हो रहा होगा, हो रहा होगा कि नहीं हो रहा। और ये किसका डेवलपमेंट है? ये मीरोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है बेटा, ये मीरोक्राइन ग्लैंड है। मतलब हम डेवलपिंग पढ़ते हैं ना, डेवलपिंग पढ़ते हैं ना, मतलब डिवीजन पढ़ते हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड का हम देखते हैं इसमें। तो ये क्यूबाइडल टिश्यू है। अब मीरोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं ये मैं तुमको, अगर तुम कहो तो मैं तुमको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्या है यहाँ डिस्कस करने के लिए मीरोक्राइन ग्लैंड में? मीरोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा एक्चुअल में देखो ये डिवीजन्स होते हैं, है ना, ये डिवीजन है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मॉडिफिकेशन हो जाता है, एक सिंपल क्यूबाइडल, एक
सिंपल कॉलमनर। तो सिंपल क्यूबॉइडल जो होती है वो ब्रांच होती हैं बेटा, ब्रांच होती हैं। अब प्रेजेंस ऑफ डक्ट, मोड ऑफ सिक्रीशन देखा जाता है यहाँ पर क्या देखा जाता है, मोड ऑफ सिक्रीशन देखा जाता है, मोड ऑफ सिक्रीशन देखा जा रहा है। तो मोड ऑफ सिक्रीशन में जो कैटेगरी एक हम बता रहे हैं तुमको वो है मैरोक्राइन। मैरोक्राइन 3 कैटेगरी होती है, मैरोक्राइन होता है, एपोक्राइन होता है ना, और एक होता है होलोक्राइन होता है। तो तुमको यहाँ पर एपोक्राइन और मैरोक्राइन से कोई मतलब नहीं है, सॉरी एपोक्राइन और होलोक्राइन से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें किससे मतलब है, मैरोक्राइन से मतलब। तो इसका आंसर क्या बनेगा, क्यूबाइडल एपिथेलिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो भाई इसमें तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इक्टोडर्मल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, एंडोडर्मल होती हैं, मीजोडर्मल होती हैं। तो आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज बनेगा। अब इसको जस्टिफाई कैसे कर दें तुम्हारे लिए, तो जस्टिफाई तुम याद करो, मैंने तुमको शुरू में ही बताया था, अभी जब इसको मैं लेक्चर इसका स्टार्ट कर रहा था तब मैंने तुमको यहाँ पर चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। क्या मैंने बोला, देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू, देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू। कौन कौन से बताए, कौन कौन से बताए बताओ। सबसे पहला बताया इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मैंने बताया आपको कनेक्टिव टिश्यू, है ना, यहाँ पर ऐसे पूरा लिख देते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। फिर एक और बताया था दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू, और एक और बताया दैट इज़ कॉल्ड नर्व टिश्यू। अब इनकी ओरिजिन अगर देखें तो इनकी ओरिजिन क्या है, इसकी ओरिजिन बेटा इक्टोडर्म भी है, इक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीजोडर्म भी है। ये जो 2 टिश्यू हैं ये किसके कनेक्ट डेवलपिंग है, ये डेवलप है मीजोडर्मल लेयर से, और ये जो लास्ट वाला है दैट इज कॉल्ड इक्टोडर्म, दैट इज कॉल्ड इक्टोडर्म। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ectodermal, endodermal as well as mesodermal। तो ऑप्शन नंबर इज 4 इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इपिथेलियल टिश्यू। फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। देखो इपिथेलियल टिश्यू के फीचर क्या होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू के फीचर क्या होते हैं पहले तो ये जान लो। तुमने पढ़ा भी है और मैंने बताया भी है क्लास में कई बार। क्या इपिथेलियल टिश्यू का जो फीचर होता है वो सबसे पहला फ्री सरफेस होता है, बॉडी फ्लूइड सम टाइम देखने को मिलता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सम टाइम भी देखने को मिलता है। तो इसमें गलत क्या है, गलत है इट्स सम टाइम फॉर मिडिल स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ऑर्गन, ये आंसर गलत है। तो यही ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आंसर नंबर 4 इज अ राइट आंसर, ये वाला आंसर सही है। तो ये फीचर यहाँ से हटा दिए जाएंगे। अब मतलब ये क्वेश्चन बोला ना फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, तो फॉल्स स्टेटमेंट ये वाला आपको देखने को मिलता है, इसमें ऐसा कुछ भी लिखने के लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू से फीचर सर एक बार और थोड़ा सा बता दीजिए। तो इपिथेलियल टिश्यू के फीचर में सबसे पहला फीचर होता है फ्री सरफेस। क्या होता है, फ्री सरफेस देखने को मिलती है। दूसरा क्या मिलता है, आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी पार्ट होता है, आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट देखने को मिल जाएगा। इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो बॉडी ऑर्गन होता है, इंटरनल, इनर लाइनिंग या इंटरनल लाइनिंग जो भी लिखना चाहो, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो बॉडी पार्ट, हॉलो बॉडी पार्ट देखने को मिला। ग्लैंड्स ऑफ बॉडी देखने को मिल जाएगा। इनर लाइन ऑफ बॉडी, ग्लैंड्स ऑफ बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हाई रीजनरेशन पावर रखता है,
एक फीचर और लिख देता हूँ, हाई रीजनरेशन पावर होती है। तो ऐसे करके ये बहुत सारे फीचर्स देखे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सम टाइम फॉर्म्स मिडिल स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग, क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग किसकी बनी होती है? भाई बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको इसमें घुमाया जा रहा है। क्यूटेनियस, ये एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आप देंगे कि क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग इज मेड अप ऑफ सिंपल एल्वियोलर टिश्यू। अब सिंपल एल्वियोलर टिश्यू ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखें सिंपल एल्वियोलर टिश्यू होता है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसका फीचर मैं बता देता हूँ तुमको कि सिंपल एल्वियोलर जो ग्लैंड है वो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका रीज़न कि ग्लैंड हैज़ सिंगल राउंड यूनिट, राउंड क्या लिखेंगे, यूनिट रिसेंबल अ सैक, रिसेंबल अ सैक, सैक मतलब समझ रहे हैं ना, एल्वियोलस पाउच, एल्वियोलस पाउच जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिख देता हूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग म्यूकस, रिलीजिंग म्यूकस, ठीक है, म्यूकस रिलीज करता है। अब ये म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस तो रिलीज हो रहा है, करेगा क्या, हेल्प टू मेंटेन स्किन मॉइस्ट स्किन एंड गैस एक्सचेंज। इसलिए ये फ्रॉग का क्यूटेनियस ग्लैंड पाया जाता है। अब ये कैसा होता है, सिंपल एल्वियोलर होता है। आई होप कि आंसर विल बी क्लियर टू यू, गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कंपोज्ड ऑफ, बड़ा सिंपल सा रीजन भाई आंसर है इसका, बहुत सिंपल सा आंसर है कि इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स किसकी बनी होती है, एनसीईआरटी की बिल्कुल डिट्टो लाइन रखी हुई है। तो यहाँ पर आपको बिना सोचे ऑप्शन नंबर 3 पे चले आना है, बिना सोचे ऑप्शन नंबर 3 पे आना है। क्यों आना है, इनर लाइन ऑफ ब्लड वेसल्स बेटा इंडोथीलियम भी कहलाती है, ध्यान रखना, क्या कहलाती है, इंडोथीलियम ब्लड वेसल्स भी कहलाती है। तुमको ये हर जगह देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी देख रहे हो वहाँ भी मिल रहा है। इसका फीचर क्या है, इसका फीचर ही बेटा ये बहुत पतली होती है, पहली चीज़ तो, दूसरी फ्लैट होती है, तीसरा इरेगुलर शेप की होती है। कैसी होती है, इरेगुलर शेप की होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, गाल ब्लैडर लाइन बाई पूछ रहा है। तो गाल ब्लैडर लाइन बाई, अब तुम देखो गाल ब्लैडर से सिक्रीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा होगा। अब चाहिए अब कुछ ना कुछ रख भी रहा होगा अपने पास, बिल्कुल रख रहा होगा। तो जब सिक्रीशन हो रहा है और रख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रश बॉर्डर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ब्रश बॉर्डर होगा। अब ब्रश बॉर्डर होगा तो ब्रश बॉर्डर में क्या होगा, कॉलमनर होगा या क्यूबाइडल होगा। तो अगर तुम गाल ब्लैडर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, मान लेते हैं ये सिंपल सा ऐसे एक स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया, ये गाल ब्लैडर है। अब इसके अंदर अगर तुम इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे, इसके अंदर जा करके, तो इसके अंदर तुमको तमाम तरह की जर्क्स देखने को मिलते हैं, इस तरह से जर्क्स देखने को मिलेंगी। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम डिलीट हो चुका है तुम लोगों के एरिया से, सिलेबस से, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता है, लेकिन ये इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फीचर क्या देखने को मिला, यहाँ पर फीचर जो देखने को मिला है, ब्रश बॉर्डर
कॉलमनर इपिथीलियम देखने को मिलेगा, बगैर कुछ कहे प्रेस बॉर्डर कॉलमनर इपिथीलियम इज द राइट आंसर फॉर द गॉल ब्लैडर लाइनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, विच वन इज एपोक्राइन ग्लैंड। अब मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एपोक्राइन ग्लैंड, मेरोक्राइन ग्लैंड और होलोक्राइन ग्लैंड 3 तरह की ग्लैंड होती हैं। बताया था? नहीं बताया था? बताया था। तो ये जो ऑन द प्रेजेंस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, ऑन द मोड ऑफ, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, मोड ऑफ सिक्रीशन, यहाँ सारे एग्जाम्पल तुमको आ जाएंगे तुम्हारे लिए। पहला क्या बनता है? पहला बनता है मेरोक्राइन, मेरोक्राइन। दूसरा बन जाता है आपका एपोक्राइन, है ना। और तीसरा क्या बनता है? तीसरा बनता है होलोक्राइन। तो अब ये 3 जो तुमने ये बना लिए हैं, इन तीनों में से अगर तुम देखोगे तो तुमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखो, चीजें समझ में आएंगी। पहला क्या लिखा तुमने? मेरोक्राइन। तो मेरोक्राइन में 2 आते हैं बेटा, एक आता है स्वेट ग्लैंड आती है, और दूसरी आती है पैंक्रियाज। ठीक है। अब एपोक्राइन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एपोक्राइन में एक ही ग्लैंड आती है, दैट इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड। और जो एक लास्ट में आ रही है, लास्ट में क्या है? होलोक्राइन है। होलोक्राइन में बेटा सिबासियस आता है, सिबासियस ग्लैंड आता है। इसको ऑयल ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड बोलते हैं। अब तुम्हारा आंसर क्लियर है। यहाँ पर क्या बोला? एपोक्राइन बोला। तो एपोक्राइन में कौन आ रहा है? मेमरी ग्लैंड आ रहा है। तो आंसर इज अ मेमरी ग्लैंड। गॉट इट? मेमरी ग्लैंड, ये आंसर इज अ करेक्ट आंसर इज मेमरी ग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। इनर लाइन ऑफ स्टमक, रेक्टम एंड कोलोन इज मेड अप ऑफ। तो इनर लाइन ऑफ क्या बोल रहा है? स्टमक है। स्टमक के साथ साथ क्या बोल रहा है? रेक्टम है, और रेक्टम के साथ साथ कोलोन है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम बनेगा। कहीं दे रहा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम? बिल्कुल ये दे रहा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये देखो, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम दे रहा है। अब ऐसा क्यों है? कोई वजह होगी ना भाई। वजह बहुत सिंपल सी है कि चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो रेक्टम हो, चाहे वो कोलोन है, ये तीनों के तीनों सिक्रीशन भी कर रहे हैं और एंड एब्जॉर्बशन में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। एब्जॉर्बशन में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सेम एब्जॉर्बशन और सिक्रीशन किसका खेल है? कॉलमनर एपिथेलियम का खेल है। तो इसका आंसर ये बनेगा 61 का ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। नाउ द कम टू द क्वेश्चन नंबर 62. The correct statement with respect to epithelial tissue. epithelial tissue के बारे में ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो आंसर आप क्या बनाएंगे? आंसर बनाएंगे, कह रहा है कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। हाँ होते हैं, सही बात है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। बोल रहा है कि नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देखो, नो तो नहीं होता है बेटा, थोड़ा बहुत देखने को यहाँ मिलेगा। तो लिटिल बिट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैव अ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, हाँ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल देखने को मिलेगा, और ये सिंगल भी होते हैं और मल्टी लेयर भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस केस में, इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा बेसिक फीचर्स तुमसे पूछे गए इस क्वेश्चन के, और इसमें आंसर नंबर बनेगा ए बनेगा, सी बनेगा और डी बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर इज अ राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 62. Now come to the question number 63. The wall of, क्या बोल रहा है? Wall of Bowman capsule in nephron is made up of. अब नेफ्रॉन का तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नेफ्रॉन का जब तुम क्वेश्चन पूछ रहा है, नेफ्रॉन के बारे में तुमसे पूछ रहा हो, खासकर किसके बारे में बात कर रहा है? बाउमन कैप्सूल के बारे में बात कर रहा है। तो भाई तुम्हारे पास कुछ सोचने के लिए नहीं है,
ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है और तुमको बगैर सोचे ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर देना है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं तुमको ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करने के लिए? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, बॉमन कैप्सूल, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्क्वैमस जो टिश्यू है, ये स्क्वैमस टिश्यू जो है यहाँ पर, इसमें 2 लेयर हैं। इसमें 2 लेयर हैं। कौन कौन सी लेयर हैं? 2 लेयर होती हैं बेटा। अब 2 लेयर में भी तुमको ध्यान से देखना होगा। एक कहला रही है पैराइटल, क्या कहला रही है? पैराइटल, और दूसरी कहला रही है विसरल, है ना? यही तो होता है, ये कुछ और होने लगता है नहीं। पैराइटल और विसरल, जो पैराइटल है वो बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और जो विसरल होती हैं उसमें तुम अगर इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से जा करके तो पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। याद आया? कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर को बना के दिखाया जाता है। वो उस वाले चैप्टर में जाओ, लोग एक्सक्रीशन में जाओ कि देखो, तो इस तरह से पोडोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? तो ये पोडोसाइट सेल्स यहाँ बीच बीच में होती हैं, तो इससे क्या हो रहा है? सिक्रीशन। तो आंसर नंबर इज अ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज द राइट आंसर ऑफ द wall of Bowman capsule in nephron is made up of. Now come to the question number 64. The lining of salivary gland is made up of. The lining of salivary gland is made up of normally striated क्या लिखा है? स्ट्राटिएटेड स्क्वामस, स्ट्राटिएटेड क्यूबाइडल, स्ट्राटिएटेड कॉलमनर और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका स्ट्राटिएटेड क्यूबाइडल बनेगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो स्ट्राटिएटेड क्यूबाइडल ही होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? देखो, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पर लिख लेते हैं तुम्हारे लिए हम, सलाइवरी जो ग्लैंड है इसका काम क्या है? इसका काम है सलाइवा रिलीज करना। सलाइवा क्या कर रही है? डाइजेशन में हेल्प कर रही है। डाइजेशन हेल्प कर रही है। अब डाइजेशन में हेल्प कर रही है मतलब कि फूड को इनगल्फ कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? बताओ। कर रही होगी ना? इनगल्फ कर रही होगी। फूड इनगल्फिंग हो रही है कि नहीं हो रही? अब टिपिकल ये क्या है? टिपिकल मल्टी सेलुलर मेम्ब्रेन है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? टिपिकल मल्टी सेलुलर मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये। अब टिपिकल सेलुलर जो मल्टी सेलुलर मेम्ब्रेन है ये कहाँ है? 2 सेल्स के बीच में होती है, तो इन बिटवीन एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? क्यूबाइडल एपिथेलियम आंसर इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 65. The secretory duct of mammary gland is composed of. Now the answer is very simple. Stratiated cuboidal epithelium. अब ये स्ट्रैटिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम क्यों लिखा है मैंने? तो अगर तुम मेमोरी ग्लैंड की सेक्रेटरी डक्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या क्या देखने को मिलेगी? एक तो इनर लाइन मिलेगी, एक आउटर लाइन मिलेगी। इनर और जब आउटर को तुम देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ल्यूमिनल एपिथेलियम है। ल्यूमिनल एपिथेलियम है, और ये जो तुम देख रहे हो दैट इज मायो एपिथेलियल है। मायो एपिथेलियल है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब तुम देखोगे आकर के तो ये मॉडिफाइड कन्वर्ट होकर के किस में चले जाते हैं? स्ट्रैटिएटेड क्यूबाइडल में चले जाएंगे। स्ट्रैटिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम में ये चले जाते हैं कन्वर्ट होकर। नाउ द क्वेश्चन 65 राइट आंसर इज स्ट्रैटिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. Which one of the following is made up of cube like cell? तो क्यूब लाइक सेल किसकी बनी हुई होती है? तो क्यूब लाइक सेल में यहाँ पर क्या देखने को मिला? क्यूब देखने को मिलना। फेलोपियन ट्यूब में क्यूब लाइक सेल्स होते हैं? नहीं होते हैं। एपिथेलियल ऑफ पीसीटी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, एपिथेलियम ऑफ पीसीटी।
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्यूब लाइक सेल्स का बना हुआ होता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो देखो बेटा, ये जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, इस बात से तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। लॉन्गेस्ट पार्ट है ये। किसका किसका लॉन्गेस्ट पार्ट है? रीनल ट्यूब्यूल का। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, हाँ है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा, इसमें ब्रेस्ट बॉर्डर भी होता है। इसमें क्या होता है? ब्रेस्ट बॉर्डर। अब ब्रेस्ट बॉर्डर क्यों होता है? जस्ट फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर नंबर इज 2 is a correct answer, epithelial of proximal convoluted tubule. Now come to the question number 6-7. 6-7 कह रहा है sweat gland of human being is originated from। अब फिर से वही सवाल आ गया कि स्वेट ग्लैंड किसका ओरिजिन है? तो भाई स्वेट ग्लैंड जो ओरिजिन है वो देखो, मोड ऑफ सिक्रीशन अगर देखोगे, मोड ऑफ सिक्रीशन अगर देख रहे हो तो मेरोक्राइन है। स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन मोड देख रहे हो अगर तुम, स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन मोड पे देखोगे, कौन सा मोड देख रहे हो? सिक्रीशन मोड। तो सिक्रीशन मोड जब तुम देख रहे हो तो दैट इज मेरोक्राइन। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये कह रहा है कि स्वेट ग्लैंड ओरिजिन कौन से टिश्यू की है, एक्टोडर्म की है, एंडोडर्म की है या मीजोडर्म की है? तो ये जो है, ये जो ग्लैंड है वो बेसिकली एक्टोडर्म की ओरिजिन है, एक्टोडर्म की ओरिजिन है। अब एक्टोडर्म ओरिजिन क्यों है? देखो यहाँ पर तुमको बहुत सिंपल सी बात बताते हैं। देखो एक्सोक्राइन है बेटा, पहले तो ये समझ लो, एक्सोक्राइन है। दूसरी ये क्या है? मेरोक्राइन है ना, ऊपर लिखा भी है। और ये होती कहाँ है? ये होती कहाँ है? प्रेजेंट एट कहाँ मिलेगी? स्किन पे देखने को मिलेगी कि और कहीं देखने को मिलेगी? और ये कर क्या रही है? रिलीज क्या कर रही है? स्वेट रिलीज कर रही है। ठीक है, तो ये किसकी ओरिजिन है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, मीजोथीलियम और प्रो क्या पेरिटोनियम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। भाई मीजोथीलियम और पेरिटोनियम जो लेयर होती हैं वो हमेशा मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, इस बात को हमेशा याद रखोगे, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। अब मीजोडर्मल ओरिजिन कैसे होती है तुमको मैं बता देता हूँ, तुमको सारी बातें इसमें समझा देता हूँ। देखो ये सब बातें याद करने वाली हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक्टोडर्म। देखो 3 लेयर होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो 3 लेयर होंगी। कौन कौन सी? एक्टो, इंडो और मीजो। तो एक्टोडर्म में क्या क्या आ जाएगा बेटा? एक्टोडर्म से कौन कौन डेवलप होता है? इसको एक्टोडर्म से स्किन डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ब्रेन डेवलप हो जाएगा, मतलब ब्रेन यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ले लो, यहाँ पर एक्टोडर्मल ओरिजिन में स्पाइनल कॉर्ड ले लो, हाँ स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ पीनियल ग्लैंड ले लो, पीनियल ग्लैंड ले लो। अब इंडोडर्मल में आ जाओ, इंडोडर्मल में आ जाओ, इंडोडर्म में आ जाओ। तो इंडोडर्म में लंग्स, लिवर, कोलोन, इंटेस्टाइन, क्या लिख दें बोलो तो? लंग्स लिख लो, लंग्स लिख लो, कोलोन लिख लो, कोलोन नहीं, लिवर, कोलोन लिख लो, कोलोन के साथ साथ स्टमक, इंटेस्टाइन ले लो, इंटेस्टाइन ले लो, ये सारी चीज़ें हैं। और ऑप्शन क्या बना? मीजोडर्म। अच्छा एक ये पॉइंट और दे रहा है, इक्टोमीजोडर्म। तो इक्टोमीजोडर्म क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इक्टोमीजोडर्म,
तो मेसोडर्म में बेसिकली ये जो है पिगमेंट सेल होती हैं। ये कौन सी सेल होती हैं? पिगमेंट सेल होती हैं, और ये मेसोथेलियम से डेवलप हो जाती हैं। तो आंसर नंबर मेसोथेलियम पूछ रहा ना, तो मेसोथेलियम का आंसर बनेगा ये मेसोडर्म। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6-9 बोल रहा है कि एक्नी ऑफ थायराइड ग्लैंड किसकी बनी हुई होती है? तो एक्नी ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है किसकी बनी हुई होती है? देखो भैया, एक्नी ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक्नी ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है, ये जो एक्नी है, ये इसको आप वेसिकल्स बोल रहे हो। एक्नी किसकी है? एक्नी ऑफ thyroid gland, acne of thyroid gland is a structural and functional unit है। किसकी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी है? थायराइड ग्लैंड की है बेटा। और किसकी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड की है। और इसके अंदर फील्ड क्या होता है? इसके अंदर फील्ड क्या होता है? ये भी लिख लो यहाँ पर, फिल्ड विद ग्लाइकोप्रोटीन। क्या भरा हुआ होता है? ग्लाइकोप्रोटीन भरा होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन को बड़ी सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कोलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्नी किसकी बनी हुई होती है? तो भैया इतने से तुमको समझ में नहीं आया होगा, हम तुमको बहुत सिंपल सा बता रहे हैं। देखो, सिंपल स्क्वामस हो नहीं सकता, स्ट्रेटेड हो नहीं सकता, सिंपल को स्ट्रेटेड की बॉडल हो नहीं सकता। तो बचा क्या आंसर? आंसर इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड इज। कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर क्या है? कंपाउंड भी है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर किसमें हो सकता है? तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो, देखो होता तो सब में देखने को, लेकिन इस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो बनेगा पैरोटिड ग्लैंड का बनेगा। अब पैरोटिड ग्लैंड का क्यों बनेगा? ये एक्चुअल में है क्या? देखो, ये जो है ना वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। दिस इज टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ब्रांच डक्ट सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? ब्रांच डक्ट सिस्टम होता है। ब्रांच डक्ट सिस्टम होता है, और ये क्या बोलते हैं इसको? ऐसे लिख लो तुम लोग, दैट लीड टू ट्यूबुलर एंड एल्वियोलर सेक्रेटरी यूनिट। इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। आई होप कि तुमको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं जल्द। थैंक यू।